नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 26 मई 2025 है। स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। फाइनली देखो कल तो एग्ज़ाम हो गया और कल एग्ज़ाम होने के बाद तो देखो बहुत सारे मेल्स मैसेजेस आ रहे हैं और कुछ मैसेजेस तो काफ़ी इमोशनल भी हैं। बहुत मेहनत की लेकिन किसी का सी सेट में दिक्कत आ रही है, किसी का जीएस में थोड़े कम मार्क्स बन रहे हैं और सबसे बड़ा उनका क्वेश्चन यही है कि आगे क्या करना चाहिए। देखो आगे क्या करना चाहिए, अब इसको लेके आप सबसे पहले तो देखो 2-3 दिन का गैप लो, थोड़ा रिलैक्स हो, थोड़ा अपने आप को समय दो। कल भी मैंने यही बात बोली थी। उसके बाद आप देखो कि फर्दर अटेम्प्ट लेना है नहीं लेना है या फिर फ़िलहाल प्लान बी की तरफ मूव करना है। ये सब कुछ ना आपकी पर्सनल सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करता है। मतलब प्लान बी देखो आप तब लोगे जब देखो आपका सारा सिलेबस कवर हो चुका है, ऑप्शनल भी तैयार है, बाय चांस इस बार किस्मत ख़राब थी, नहीं बने अच्छे मार्क्स, तो प्लान बी की तरफ ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरा सीरियस अटैम्प्ट नहीं था और अगला अटैम्प्ट मैं ज़्यादा बढ़िया से देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो अपनी गलतियों को एनालाइज करे, इस बार कहाँ पे गलती हुई। पूरे साल का जो प्लान है वो तैयार होना चाहिए। अभी ऐसे लोगों को मेंस की तैयारी करनी चाहिए और नवंबर दिसंबर तक तो पूरा मेंस रेडी होना चाहिए। तो सबकी सिचुएशन देखो अलग अलग हैं और जिन लोगों के अच्छे मार्क्स बन रहे हैं उनको तो देखो बिल्कुल भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। उनके पास बहुत कम समय है। आप आने वाले जितने भी दिन हैं 90 दिन के आसपास अच्छे से यूटिलाइज़ करो उस टाइम को। कितने दिन हैं पता नहीं, मुझे गिने नहीं मैंने कितने दिन हैं, जितने भी हैं अच्छे से यूटिलाइज़ करो। और बाकी देखो आप बताइए अपनी कम्युनिटी में आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा हुआ और फर्दर आप किस टाइप की हेल्प चाहते हो। मेरे पास में जो भी होगा, जो मैं कर सकता हूँ, जैसा आपको गाइड कर सकता हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। फ़िलहाल हम डिस्कशन स्टार्ट करें। आज 3 इश्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे बिजनेस लाइन का डिस्ट्रिक्ट वाइज ग्रोथ से संबंधित। फिर दूसरा आर्टिकल द हिंदू का नॉर्थ ईस्ट के पोटेंशियल से संबंधित। तीसरा हिंदुस्तान टाइम्स का सीबीएसई ने स्कूलों को बोला है आप शुगर बोर्ड इस्टाब्लिश करो और प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में इस इनिशिएटिव की तारीफ की है, तो इसे भी हम डिस्कस करेंगे। केस स्टडी के तौर पे या बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के हमारी डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ग्रोथ के लिए ना डिस्ट्रिक्ट लेड अप्रोच की आवश्यकता है। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो और बिजनेस लाइन का ये आर्टिकल है। द हिंदू की सिस्टर न्यूज़पेपर है बिजनेस लाइन, तो इसको हम थोड़ा पॉइंट वाइज फॉर्म में डिस्कस करेंगे ताकि आप पॉइंट्स यूज कर सको। सबसे पहले देखो आर्टिकल में ना एक बात बोली जाती है, अक्सर हम न्यूज़ में ना एक चीज़ देखते रहते हैं, इंडिया की जीडीपी 7% से ग्रो हो रही है, 8% से ग्रो हो रही है। लेकिन देखो ये नंबर जो होता है ना वो होता है नेशनल एवरेज। जैसे देखो मान लीजिए क्लास के एवरेज मार्क्स आए 70, लेकिन क्लास में सभी स्टूडेंट्स के 70 थोड़ी ना आए, किसी के 98 आए, किसी के 35 भी आए, किसी के 21 आए, यानी सबके 70 नहीं आए। उसी प्रकार से देखो जब हम ये बोलते हैं कि देश की इकोनॉमी 7% से ग्रो किया, 8% से ग्रो किया, तो ये जो नंबर है ना ये हेडलाइन नंबर है, ये हमें पूरा सच नहीं दिखाता। जमीन पे इकोनॉमिक ग्रोथ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना बहुत अनइवन है। कहीं पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, कहीं पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है, डिस्ट्रेस है, और ये हमें जानना है ना। तो इसका सबसे बड़ा प्रूफ है डीपीपी। आप पूछोगे डीपीपी क्या? डीपीपी मतलब डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जैसे देखो जीडीपी होता है किसी भी देश के अंदर जितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए एक निश्चित टाइम फ्रेम में, फॉर एग्जांपल 1 साल में, उसका सम होता है जीडीपी। और उसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक निश्चित टाइम फ्रेम में, फॉर एग्जांपल 1 ईयर में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए उसका सम यानी उसका एडिशन। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो डीपीपी का आप डेटा देखोगे ना, डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का आप डेटा देखोगे तो आपको एक बड़ी प्रॉब्लम समझ में आएगी। वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम देखो ये है कि हर एक राज्य में ना, हर एक स्टेट में आप देखोगे सिर्फ कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो पूरे स्टेट की जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सिर्फ कुछ ही डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं। जैसे आप रियल लाइफ एग्जांपल देखिए,
उत्तराखंड में सिर्फ 3 जिले ऐसे हैं, हरिद्वार और उधम सिंह नगर और देहरादून। ये 3 जिले उत्तराखंड की जीडीपी में 71% कंट्रीब्यूट करते हैं और बाकी बचे हुए डिस्ट्रिक्ट्स का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 29%। आप सोच के देखिए, बाकी 10 डिस्ट्रिक्ट मिला के सिर्फ 29% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उत्तराखंड में जो लोग उत्तराखंड से हैं वो ज़्यादा बता सकते हैं कि टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 13 डिस्ट्रिक्ट हैं शायद। लेकिन एसेंस आप समझ गए ना एग्जाम्पल का। आप एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। कर्नाटक में बेंगलुरु, कर्नाटक की जीडीपी में अकेला 38% कंट्रीब्यूट करता है। और अगला जो जिला है बेंगलुरु के अलावा कर्नाटक का दक्षिण कन्नड़ा, वो कंट्रीब्यूट करता है 5.5%। और बाकी बचे हुए कर्नाटक के डिस्ट्रिक्ट्स कितना कम कंट्रीब्यूट करते हैं कर्नाटक की जीडीपी में, आप देख लीजिए। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, थाने, नागपुर, ये चारों मिला के महाराष्ट्र की जीडीपी में 60% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। एमपी में अकेला इंदौर 6.7% कंट्रीब्यूट करता है मध्य प्रदेश की जीडीपी में। ये सारे एग्जाम्पल्स हमें क्या दिखाते हैं? सारे एग्जाम्पल्स हमें दिखाते हैं कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स का जो कंट्रीब्यूशन है स्टेट की जीडीपी में वो इवन नहीं है। कुछ ही जिले ऐसे हैं जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं स्टेट की जीडीपी में, बाकी जगह तो बहुत दिखते हैं। कायदे से हर एक डिस्ट्रिक्ट का जो कंट्रीब्यूशन है स्टेट की जीडीपी में 2-3% या फिर जितने जिले हैं उसके हिसाब से थोड़ा इवन होना चाहिए, लेकिन पैटर्न अनइवन है बहुत ज़्यादा। आप देखोगे हर एक राज्य में ना टॉप 10% जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना वो पूरे राज्य की जीडीपी में ऑलमोस्ट 50-60% कंट्रीब्यूट कर देते हैं। बाकी 90% जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो मार्जिनल कंट्रीब्यूट करते हैं उस राज्य की जीडीपी में। तो इसकी वजह से हो क्या रहा है, जो रूरल या फिर कई सेमी जो अर्बन इलाके हैं ना वो देश के इकोनॉमिक मैप से तो गायब ही हो रहे हैं, उनका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, तो वो धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। आप बोलोगे सर गायब कैसे हो रहे हैं, ये तो बताओ। गायब देखो ऐसे हो रहे हैं, अब मान लीजिए मुंबई है, मुंबई के आसपास कोई इलाका है, अब जॉब तो मुंबई में है, अब उस रूरल इलाके से सारे लोग जाएंगे मुंबई में काम करने के लिए। वहां पे तो माइग्रेशन हो गया, जहां वो जगह छोड़ के जो लोग मुंबई में जा रहे हैं काम करने के लिए, लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम होंगी। अब चूंकि देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम होंगी तो वहां पे इन्वेस्टमेंट और कम आएगी, वो एरिया और ज़्यादा डेवलप नहीं होगा, तो धीरे धीरे वो इकोनॉमिक मैप से तो गायब ही हो जाएगा ना। और लोग बड़े शहरों में जा रहे हैं काम करने के लिए जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं, जैसे मुंबई, थाने, नागपुर, पुणे, इनकी हमने बात की। अब यहाँ पे ज़्यादा लोग आ जाएंगे, रहने की जगह नहीं है, स्लम्स, झुग्गियाँ डेवलप होंगी, लोग कुछ भी काम करने लगेंगे इनफॉर्मल सेक्टर में। फॉर्मल सेक्टर में तो जॉब लिमिटेड है और सोशल स्ट्रेस बढ़ेगा। सोशल स्ट्रेस मतलब बाहर से आए माइग्रेंट्स के बीच में और लोकल लोगों के बीच में कई बार स्ट्रेस फिर इंक्रीज होने लगता है। सन ऑफ सोइल थ्योरी आप पढ़ते हो, जो लोकल लोग हैं उनको लगता है कि बाहर से आए लोग जो हैं हमारी जॉब जो है वो छीन रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये सिचुएशन हो जाती है जब अनइवन डेवलपमेंट होता है, अनइवन ग्रोथ होती है। तो जो हम ये पिक्चर देखते हैं ना, 7% से इकोनॉमी ग्रो कर रही है, 8% से कर रही है, ये प्रोग्रेस की ना नकली पिक्चर दिखाता है, पॉलिसी का फेलियर नहीं दिखाता है। कभी भी देखना स्टेट या नेशनल जीडीपी का जो बड़ा नंबर है ना वो इनइक्वालिटी छुपा देता है। टॉप डाउन प्लानिंग होती है तो छोटे डिस्ट्रिक्ट्स इग्नोर हो जाते हैं। इवन देखो दिक्कत तो ये है जो डिस्ट्रिक्ट्स है ना उनका जो डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो अच्छे से कैलकुलेट ही नहीं किया जाता। ज़्यादातर स्टेट्स रियल डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को ना अच्छे से कैलकुलेट ही नहीं करते। वो क्या करते हैं, पुराने सेंसस के आधार पे, जैसे 2011 का सेंसस है उसके आधार पे या सेक्टोरल डेटा के आधार पे स्टेट जीडीपी को डिस्ट्रिक्ट से डिवाइड करके डीपीपी निकाल लेते हैं, लेकिन वो नंबर बहुत गलत होता है। पहली तो बात 2011 का सेंसस बहुत पुराना है, सिचुएशन बहुत चेंज हो चुकी है। बेंगलुरु में बहुत तेजी से आईटी बूम आया, वो देखो 2011 के डेटा में आपको नहीं देखने को मिलेगा। इवन डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ना जो इनफॉर्मल सेक्टर है, जैसे किराना स्टोर है, वीवर हैं, रेडी लगाने वाला है, इन सब की इकोनॉमिक एक्टिविटी को काउंट ही नहीं किया जाता। तो जो डीपीपी स्टेट अभी निकाल लेते हैं ना फर्जी ढंग से, वो तो सिर्फ एक इल्यूजन देता है, वो डेटा बहुत गलत होता है, समझ गए।
और डेटा ही गलत होगा तो प्लानिंग तो फिर देखो खराब होगी ही। डेटा खराब है तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आया, दिक्कत कहाँ है, समझ में नहीं आया तो फिर जो पॉलिसी आप बनाओगे वो भी गलत बनाओगे। कई बार देखो किसी डिस्ट्रिक्ट में हमें पता लगता है कि जॉब क्राइसिस है, लेकिन डेटा बोलता है सब कुछ ठीक है, रिजल्ट कोई हेल्प नहीं मिलेगी, इनइक्वालिटी जो है, असमानता वो बढ़ती जाएगी और हम जीडीपी ग्रोथ का सेलिब्रेशन कर रहे होंगे कि देखो हमारे देश की जो जीडीपी है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ये चलता जाएगा। मतलब फैक्ट्स के बिना आप प्लानिंग करोगे तो वो इकोनॉमिक डिजास्टर होगा। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट्स को ना, जिलों को डेवलपमेंट का सेंटर बनाना होगा। अभी क्या है, प्लानिंग वगैरह जैसे राज्यों के लेवल पे होती है, राज्यों के लेवल पे नहीं होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे प्लानिंग होनी चाहिए। हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक एनुअल इकोनॉमिक सर्वे होना चाहिए। जैसे हमारे पूरे देश का इकोनॉमिक सर्वे होता है ना, उसी प्रकार से हर एक डिस्ट्रिक्ट का एनुअल सर्वे होना चाहिए और हर एक डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे ना एक्चुअल डेटा कलेक्ट किया जाए, एग्रीकल्चर का, मैन्युफैक्चरिंग का, सर्विसेज का, और उसके बेस पे आप डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर जो जीवीए वगैरह निकालते हो वो आप निकालो। ऐसा नहीं कि स्टेट के लेवल पे निकाला और फिर डिस्ट्रिक्ट से डिवाइड कर दिया, वो नहीं। एक्चुअल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे डेटा कलेक्ट करो और फिर जीवीए निकालो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे। समझ गए? फिर नेक्स्ट, जो इनफॉर्मल सेक्टर है ना उसका भी सर्वे करो। जैसे छोटी दुकानें हैं, ठेले वाले हैं, लोकल बिजनेसेस हैं, उनका हिस्सा आप काउंट करो कि वो जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आमतौर पे उनको छोड़ दिया जाता है। फिर देखो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, डिस्ट्रिक्ट वाइज निकालो आप, कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने बेरोजगार हैं। यही तो देखो असली प्लानिंग का बेस होगा। फिर डिजिटल रियल टाइम डैशबोर्ड बनाओ, मतलब जहां पर देखो ऐसी वेबसाइट जहां पे डेटा ना कॉन्स्टेंटली अपडेट हो कि इस जिले में कितने लोग जीएसटी रिटर्न भर रहे हैं, कितने का जीएसटी रिटर्न भरा गया है, कितना मोबाइल यूजेज है, कितना रिचार्ज हुआ है। हर चीज ना डिस्ट्रिक्ट लेवल के डैशबोर्ड पे अपडेट होनी चाहिए। और हर डिस्ट्रिक्ट के लिए ना सेक्टर वाइज डेवलपमेंट प्लान बनाओ। मतलब कोई डिस्ट्रिक्ट देखो टूरिज्म में अच्छा है, कोई डेयरी में अच्छा है, तो जिस चीज में वो टूरिस्ट अच्छा है ना उसी के हिसाब से उसका डेवलपमेंट प्लान बनाया जाए, लोकल स्ट्रेंथ के हिसाब से। तो ये सारे काम देखो करने होंगे, तब जाके हमारे देश में बढ़िया डेवलपमेंट आएगी, बढ़िया ग्रोथ आएगी। अदरवाइज तो ऐसे ही अनइवन ग्रोथ चलती रहेगी। ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए, पॉइंट वाइज फॉर्म में है। और देखो अभी ना सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इंसेंटिवाइज कर सकती है डेटा कलेक्ट करना। मतलब अगर हम चाहते हैं ना कि स्टेट्स डेटा कलेक्शन को सीरियसली लें, तो सेंटर को ना फंडिंग का पैसा, स्कीम्स का पैसा ना डिस्ट्रिक्ट लेवल डेटा के परफॉर्मेंस से जोड़ देना चाहिए। सेंटर स्टेट को बोले भाई जितना बढ़िया डेटा आप लाओगे उतना बढ़िया आपको हम फंडिंग देंगे, उतना बढ़िया आपको पॉलिसी सपोर्ट देंगे। तो एक ये विशियस साइकिल बन जाएगा, नहीं विशियस साइकिल नहीं, वर्चुअस साइकिल बन जाएगा, सॉरी, ये एक ना वर्चुअस साइकिल बन जाएगा। स्टेट्स डेटा लेके आएंगे, डेटा लेके आएंगे तो प्लानिंग बढ़िया होगी, प्लानिंग बढ़िया होगी तो ग्रोथ बढ़िया आएगा, ग्रोथ बढ़िया आएगा तो और बढ़िया डेटा आएगा, और बढ़िया डेटा आएगा तो और बढ़िया प्लानिंग होगी। ये साइकिल चलता जाएगा। कैसा साइकिल चलता जाएगा? गुड डेटा बेटर पॉलिसी, फास्टर ग्रोथ गुड डेटा, फिर ऐसे साइकिल चलता जाएगा। समझ गए? लास्ट में कंक्लूजन में राइटर बोलते हैं, देखो देश की जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन अगर कुछ शहरों तक सीमित रहेगी तो फिर ये ग्रोथ इंक्लूसिव नहीं होगी। डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो असली इंडिया हैं और हमारे देश में 806 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हर एक की अपनी कहानी है, अपना पोटेंशियल है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेजर नहीं करेंगे तो कभी रियल इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं ला पाएंगे। असली भारत तभी उठेगा जब देखो हर कोना, हर गांव, हर डिस्ट्रिक्ट डेवलप होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो नॉर्थ ईस्ट के पोटेंशियल से संबंधित है। अपना सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट को लेके ना एक समिट ऑर्गेनाइज हुआ, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025। एक समय में देखो नॉर्थ ईस्ट को ना बॉर्डर एरिया कह के ना इग्नोर कर दिया जाता था। आज वही नॉर्थ ईस्ट भारत का ना फ्रंटियर ऑफ प्रोग्रेस बन रहा है। बट देखो सवाल ये है कि क्या सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से प्रोग्रेस होती है? क्या प्रोग्रेस करने के लिए डाइवर्सिटी को संभाल के रखना, डाइवर्सिटी को अच्छे से मैनेज करना, ये सब जरूरी नहीं है? तो ये सारी चीजें हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो हम ना हमेशा से ये बात करते आए हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बचपन से सुनते आए हैं, ये हमारी स्ट्रेंथ है। बट देखो नॉर्थ ईस्ट जैसे रीजन में ये यूनिटी असली टेस्ट होती है।
ये जो इन्वेस्टर समिट हुआ था ना, इस समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने ये बोला, नॉर्थ ईस्ट की डाइवर्सिटी भारत की असली शान है। बट देखो समस्या क्या है, नॉर्थ ईस्ट रीजन देखो 8 स्टेट्स में है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। हर एक स्टेट का अपना अलग कल्चर है, अलग लैंग्वेज है, अलग ट्राइब है। इवन देखो पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन में ना 220 से ज़्यादा ट्राइब्स रहती हैं, 180 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। क्रिश्चियनिटी का यहाँ पे मेजर इन्फ्लुएंस है। इंटरनेशनल बॉर्डर है वो भी 5 देशों से मिलता है। ये सब मिला के नॉर्थ ईस्ट में ना एक काफ़ी रिच, काफ़ी डाइवर्स कल्चरल फैब्रिक इमर्ज होके आता है। लेकिन डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि कई बार ये डाइवर्सिटी जो है ये कन्फ्लिक्ट का कारण बन जाती है, और डाइवर्सिटी के अंदर हम यूनिटी ड्रा नहीं कर पाते, जो हम हमेशा बोलते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सबसे रीसेंट एग्जांपल तो देखो मणिपुर का है। मणिपुर में आपने देखा कि इस प्रकार से मितेई और कुकी के बीच में कम्युनल वायलेंस देखने को मिला मई 2023 के बाद से। मितेई जो देखो मेनली इम्फाल वैली में रहते हैं और कुकी कम्युनिटी के लोग हिल्स में रहते हैं। कुकी कम्युनिटी के लोगों को ऑलरेडी एसटी स्टेटस मिला हुआ था, मेतेई कम्युनिटी के लोगों ने डिमांड किया, तब वायलेंस देखने को मिला। हजारों लोग डिस्प्लेस हो गए, वायलेंस हुआ, आर्मी को डिप्लॉय करना पड़ा। आज भी देखो टेंशन्स खत्म नहीं हुए हैं वहां पर। तो लेसन ये है, अगर डाइवर्सिटी प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाए तो वही डाइवर्सिटी देखो डेवलपमेंट में रुकावट बन जाती है, वही डाइवर्सिटी जो है वो यूनिटी में फ्रैक्चर बन के आती है। अब राइटर बोलते हैं देखो वैसे सरकार ने ना, चाहे वो अभी की सरकार हो या फिर पुरानी सरकारें हों, नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने के लिए प्रयास तो देखो हुए हैं। ये कुछ फेमस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो नॉर्थ ईस्ट में आए हैं, जैसे सैला टनल कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। ऑल वेदर टनल है, अरुणाचल प्रदेश के दूर दराज के इलाकों तक आसानी से ना सिर्फ टूरिस्ट पहुंच सकेंगे बल्कि मिलिट्री का आना जाना भी आसान होगा। देखो असम का भूपेन हजारिका ब्रिज है, ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज है, टोटल लेंथ है 9.15 किलोमीटर। ये धोला को सादिया से जोड़ता है। फिर हाईवेज का निर्माण काफ़ी ज़्यादा हुआ है, 11,000 किलोमीटर के हाईवे बने हैं नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए। नए एयरपोर्ट्स बने हैं, जैसे सिक्किम में पक्योंग का एयरपोर्ट है, अरुणाचल में हालोंगी एयरपोर्ट है, ये नए एयरपोर्ट्स हैं। नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड बना है 1600 किलोमीटर का, ताकि इंडस्ट्रीज तक और घरों तक क्लीन एनर्जी पहुंचाई जा सके। रेलवेज का एक्सपेंशन हुआ है नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग राज्यों में, जैसे मेघालय में, मणिपुर में, मिजोरम में, ये राज्य भी रेलवे से कनेक्ट हुए हैं। सबका मकसद एक ही है, टूरिज्म को बूस्ट करना, ट्रेड को बूस्ट करना और ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा आसान बनाना। लेकिन देखो जैसा हमने आर्टिकल में डिस्कस किया कि कई बार ना जो कन्फ्लिक्ट होते हैं ना, वो देखो इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं शांत होते। कन्फ्लिक्ट शांत होते हैं बातचीत से, कन्फ्लिक्ट शांत होते हैं एग्रीमेंट से। और सरकार ने कुछ एग्रीमेंट्स तो देखो किए हैं, श्रेय जाना चाहिए। जैसे NSCN, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, IM मतलब इसक मुइवा, ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट सरकार ने 2015 में साइन किया था NSCN IM के साथ में, जो कि एक नागा ग्रुप है। अब देखो फ्रेमवर्क तो तय हो गया, लेकिन एग्रीमेंट अभी भी इनकम्प्लीट है। वैसे हिस्टोरिक एग्रीमेंट था, बट अभी क्लैरिटी नहीं है फाइनल एग्रीमेंट है क्या, कब फाइनल होगा कुछ नहीं पता। बोडो अकॉर्ड साइन हुआ 2020 में। बोडो अकॉर्ड में क्या था, असम के बोडो रीजन में ना दशकों से कन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसका अंत हुआ इस अकॉर्ड के थ्रू। बोडो टेरिटोरियल रीजन बना और जो आर्म्ड इंसर्जेंट्स थे उन्होंने अपने वेपन छोड़ दिए। फिर ब्रू सेटलमेंट क्या था, देखो मिजोरम से ना 1997 में ना बहुत सारे जो ब्रू रेफ्यूजीज थे ना वो भाग गए थे। तो इस एग्रीमेंट के थ्रू फाइनली उन्हें त्रिपुरा में सेटल डाउन करने का प्लान बनाया गया। 37,000 से ज़्यादा लोगों को परमानेंट घर मिल गया। तो ये सारे एग्रीमेंट सरकार ने किए हैं। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट अब कम से कम एरियाज़ में कर दिया गया है, पहले ज़्यादा एरियाज़ में था लेकिन कुछ एरियाज़ में हटा दिया गया है, खास करके जैसे असम, नागालैंड, मणिपुर, इन राज्यों के कुछ एरिया से ओस्पा को हटा दिया गया है। कंट्रोवर्शियल लॉ है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जिसमें आर्मी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिलती है। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट राइटर का। राइटर बोलते हैं चूंकि देखो कुछ कन्फ्लिक्ट्स सोल्व हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, इस वजह से जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है ना वो बढ़ा है।
जिसकी बदौलत असम में देखो टाटा 27,000 करोड़ का एक सेमीकंडक्टर प्लांट लगा रही है। और नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है वो मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इन सब का ना सिंबल बन रहा है। बट क्वेश्चन ये उठता है, क्या इससे लोकल एरियाज में जॉब जनरेट होंगी? क्या इससे रीजन को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा? ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ एक सिंबॉलिक जेस्चर बन के रह जाएगा ये सब जो चीज़ें हो रही हैं। और जो चैलेंजेस हैं ना नॉर्थ ईस्ट में, ऐसा नहीं है कि सारे खत्म हो गए हैं। नॉर्थ ईस्ट के चैलेंजेस आज भी हैं। मणिपुर की तो चलो हमने बात कर ही ली शुरुआत में, अभी भी टेंशंस हैं। नागालैंड के जो पीस टॉक्स हैं, शुरुआत में फ्रेमवर्क एग्रीमेंट तो अच्छा हुआ, लेकिन उसके बाद फाइनल तो नहीं हुआ ना, सिर्फ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ था। फाइनल एग्रीमेंट कहाँ पे है? कुछ राज्यों के बीच में थोड़ा थोड़ा बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट है। असम मेघालय के बीच में, अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है। सिर्फ पार्शियल रेजोल्यूशन मिला है, बट परमानेंट डिस्प्यूट अभी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में सोल्व नहीं हुआ है। 1990s के बाद से बॉर्डर कमीशन बैठे इन राज्यों के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट सोल्व करने के लिए, बट फाइनल सॉल्यूशन बहुत मुश्किल से ही बना। एनर्जी प्रोजेक्ट्स की बात करें, वैसे तो अरुणाचल प्रदेश में 100 से ज़्यादा जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रपोज्ड हैं, लेकिन हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाना बहुत मुश्किल है। ट्राइबल को डिस्प्लेस करना पड़ता है, फॉरेस्ट लैंड जाता है, और लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक प्रोन एरिया में अगर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया जाता है तो रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है। कई कई जगह पे प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, जैसे सियांग रिवर के ऊपर डैम बन रहा है अरुणाचल प्रदेश में, तो वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। फिर एक बात राइटर ये भी बोलते हैं, कई बार देखो जैसे इलीगल जो इमिग्रेंट का इशू है ना, रियल इशू है, बांग्लादेश से भाग के आ जाते हैं, म्यांमार से भाग के आ जाते हैं, तो वो ना सिर्फ देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा है, बल्कि कई बार उनकी वजह से लोकल टेंशंस, लोकल आइडेंटिटी क्राइसिस, ये सब भी हो जाते हैं। तो इलीगल इमिग्रेंट्स का इशू जो है वो रियल है। बट देखो कई बार ना जैसे पूरी कम्युनिटी को दोष दिया जाता है, किसी एक कम्युनिटी को, तो फिर रिटोरिक ज़्यादा होता है ना, मतलब बहुत एग्रेसिवनेस एक कम्युनिटी के अगेंस्ट शो की जाती है, तो फिर उसको लेके कई बार ना लोकल टेंशंस भी पैदा हो जाती हैं। तो इलीगल इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट काम करना है ना, तो आप एक्शन लो, बातें मत करो जिसकी वजह से टेंशंस पैदा हो। एक्शन लो, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको रोको, इलीगल माइग्रेशन है उसको रोको, और जो आ गए हैं उनको वापस उनके देश भेजो। लेकिन बहुत ज़्यादा रिटोरिक होने से ना, बहुत ज़्यादा मतलब बयानबाजी होने से टेंशंस पैदा हो जाती हैं, जिसको अवॉइड करना चाहिए। लास्ट में राइटर कंक्लूजन में ये बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट देखो, हमारे देश कि प्रोग्रेस का फ्रंटियर तभी बनेगा जब नॉर्थ ईस्ट में इंटरनल कोहेशन होगी, इंटरनली नॉर्थ ईस्ट एकजुट होगा। और इंटरनल जब हम एकजुट होने की बात करते हैं तो सिर्फ कनेक्टिविटी, फिजिकल कनेक्टिविटी की हम बात नहीं करते, हम सोशल कनेक्टिविटी की भी बात करते हैं, जिस पे सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, सीबीएसई के एक अच्छे डिसीजन से संबंधित है, शुगर बोर्ड से संबंधित। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले ना मैं आपको एक बैकग्राउंड देता हूँ। बैकग्राउंड देखो ये है, इंडिया में ना डायबिटीज़ का एक्सप्लोजन हो रहा है। WHO का डेटा ये बोलता है कि 2019 में ना 7.7 करोड़ इंडियंस डायबिटिक थे। कितने? 2019 का डेटा है, 7.7 करोड़ लोग इंडिया में डायबिटिक थे, और 2030 तक ये बढ़ के हो जाएगा 9.8 करोड़ लोग। तो डायबिटीज़ के मामले में ना वर्ल्ड का ये हाईएस्ट बर्डन है। कुछ एक्सपर्ट्स तो इंडिया को वर्ल्ड की डायबिटीज़ कैपिटल भी बोल देते हैं। और देखो ये डराने वाली बात है, डराने वाली बात इसलिए है, मतलब डरने वाली बात इसलिए है, बच्चों में भी डायबिटीज़ बढ़ रहा है। पहले ना टाइप 2 डायबिटीज़ सिर्फ एडल्ट्स में होता था, बट अब तो देखो 8 से 10 साल के बच्चों में भी डायबिटीज़ नज़र आ रहा है। तो सीबीएसई ने ना ऐसी सिचुएशन में एक काफ़ी रेवोल्यूशनरी इनिशिएटिव लिया है। क्या है रेवोल्यूशनरी इनिशिएटिव? सीबीएसई के जितने भी एफिलेटेड स्कूल्स हैं ना, वहाँ पे ना शुगर बोर्ड इस्टेब्लिश करने होंगे। शुगर बोर्ड, ये शुगर बोर्ड क्या करेंगे, ये जैसे आप देख रहे हो तस्वीर में, ये शुगर बोर्ड ना डिस्प्ले करेंगे जो रोज़मर्रा में हम खाना खाते हैं ना, उसमें कितना शुगर कंटेंट है, शुगर के हेल्थ रिस्क क्या है, शुगर आइटम्स के हेल्दी अल्टरनेटिव्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें बोर्ड पे दिखेंगी और 26,000 स्कूलों में ये इंप्लीमेंट होगा। आपको पता है इंडिया का सबसे बड़ा स्कूल नेटवर्क है सीबीएसई का नेटवर्क। ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ बच्चों तक ये जो शुगर बोर्ड वाला मैसेज है वो पहुंचेगा। समझ गए?
अब देखो एक चीज़ आपको बताऊं, ये टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो बच्चों में क्यों बढ़ रहा है। एक तो देखो बैड ईटिंग हैबिट्स, मतलब जो प्रोसेस्ड फूड है ना वो बच्चे बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, गलत आदतें हैं। और दूसरा फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। पहले बच्चे बाहर खेला करते थे, मोबाइल फ़ोन आने के बाद बस घरों में गेम वगैरह खेलते रहते हैं, बाहर निकल के खेलते नहीं हैं। समझ गए। मैं आपको एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देता हूँ। देखो 1990s में ना इंडियन डाइट थोड़ी ट्रेडिशनल हुआ करती थी, रोटी दाल सब्जी चावल, शुगर इंटेक बहुत कम था, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा थी और डायबिटीज़ रेट तो सिर्फ 2 से 3% थी। लेकिन देखो जैसे जैसे समय बीता 2000 के बाद में, वैसे तो 1990 में एलपीजी रिफॉर्म आ गए थे, लेकिन धीरे धीरे आने में समय लगा। 2000 के आते आते विदेशी कंपनीज इंडिया में आ गई, जैसे मैकडोनल्ड, केएफसी, कोका कोला। ये सब आने के बाद में ना प्रोसेस्ड फूड ईजिली अवेलेबल हो गया हमारे देश में। और 2023 आते आते डायबिटीज़ की जो रेट है वो 11.4% की हो गई है, इतनी ज़्यादा। बच्चों में मोटापा, ओवरवेट, ये समस्याएं बढ़ रही हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। इस डेटा के अनुसार 5 साल तक के 3.4% बच्चे ओवरवेट हैं और अर्बन एरियाज में तो ये रेट ना 4.5% है। 1992 में 5 साल तक के सिर्फ 1.5% बच्चे ओवरवेट हुआ करते थे। इसके बाद राइटर बोलते हैं ये जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है ना ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जैसे देखो पैकेज चिप्स हैं, या फिर ये फिजी ड्रिंक्स हैं, कोक, पेप्सी, स्प्राइट, ये सब शुगर वाले सीरियल्स हैं जैसे चोको, कॉर्नफ्लेक्स, रेडी टू ईट आइटम्स हैं जैसे मैगी वगैरह, कुकीज़ हैं। इनसे बहुत रिस्क है, मतलब इनसे ही बच्चों में हेल्थ संबंधित दिक्कतें आती हैं। इन फूड में क्या होता है, जो ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड मैंने आपको बताया, आर्टिफिशियल कलर होते हैं, इमल्सीफायर होते हैं एजेंट्स को मिक्स करने के लिए, आर्टिफिशियल फ्लेवर होते हैं, केमिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए, मतलब प्रिजर्व करने के लिए केमिकल्स होते हैं, हाई शुगर कंटेंट होता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन इनमें ना जो होना चाहिए वो नहीं होता, जैसे नेचुरल विटामिन, फाइबर कंटेंट, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ये नहीं होता। तो सीबीएसई ने ये डिसीजन इसलिए लिया, सीबीएसई ने बोला कि भैया सीधा सीधा ना लिंक है, ये जो आसानी से अवेलेबल होती है ना शुगर स्नैक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड फूड, ये स्कूल के अंदर इजीली अवेलेबल होते हैं और बच्चों में बढ़ती डायबिटीज, दोनों के बीच में ना सीधा सीधा लिंक है। इसी दृष्टिकोण से देखें तो ये जो शुगर बोर्ड वाला कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो WHO की रिकमेंडेशन ये कहती है कि डेली जो शुगर इनटेक है ना वो देखो 25 ग्राम से कम होना चाहिए। डेली शुगर इनटेक 25 ग्राम से कम होना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक कोक की बोतल आप पियोगे ना तो ये जो लिमिट है वो एक्सीड कर जाती है। अगर हम 6 से 14 साल के बच्चों में आदत डाल देना कि कम शुगर कंज्यूम करनी है तो इसका फायदा देखो बड़े होके होगा, क्योंकि देखो 6 से 14 साल तक के बच्चे होते हैं ना उनमें हैबिट फॉर्म करना आसान होता है। जो आदतें इस उम्र में लग जाती हैं वो अडल्टहुड में भी कायम रहती हैं। ब्रेन की प्लास्टिसिटी होती है, मतलब इस एज में ना ब्रेन ज़्यादा एडेप्टेबल होता है, जो आदतें लगाई जाएं आसानी से लग जाती हैं। पीयर इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, फ्रेंड्स के चॉइसेस इन्फ्लुएंस करते हैं। फ्रेंड्स अगर कोक पी रहे हैं तो आपका भी मन करेगा, मतलब अगर इस एज ग्रुप में हो तो। बड़े होने के बाद में तो कुछ लोग इवन लिकर वगैरह भी डिनाई कर देते हैं, पूरा ग्रुप चाहे पी रहा हो, हर ग्रुप में एक पर्सन ऐसा होता है जो बोलता है कि नहीं मैं नहीं पीता, है ना। लेकिन इस एज में 6 से 14 वाली एज में पीयर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है, और इस एज ग्रुप में ना बच्चे इवन घर पर भी इम्पैक्ट डालते हैं, फैमिली डिसीजंस को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसलिए ना इस एज ग्रुप में अगर बच्चों के ऊपर इन्फ्लुएंस डाला जाए ना तो बहुत फ़ायदा हो। फिर राइटर बोलते हैं देखो डायबिटीज़ का इकोनॉमिक कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है देश की इकोनॉमी पे। पर डायबिटीज़ मतलब पर डायबिटिक पेशेंट कितना खर्च होता है, एक साल में 10,000 से 15,000 खर्च होता है। टोटल नेशनल बर्डन 1.2 लाख करोड़ का होता है। प्रोडक्टिविटी लॉस होती है 50,000 करोड़ की। तो डायबिटीज़ के केस कम होंगे तो एक तरफ देखो लोगों को हेल्थ संबंधित फ़ायदा तो होगा ही, देश की इकोनॉमी को भी फ़ायदा होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। लास्ट में देख लेते हैं आज हमने कौन कौन से आर्टिकल्स डिस्कस किए। हमने देखो बिजनेस लाइन का डिस्ट्रिक्ट लेड ग्रोथ वाला आर्टिकल डिस्कस किया। आर्टिकल में ये बोला जाता है देखो देश की इकोनॉमी 7% से ग्रो कर रही है, 8% से ग्रो कर रही है। इससे पूरी तस्वीर नहीं पता लगती, क्योंकि ना हर एक राज्य में कुछ ही डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं राज्य की इकोनॉमी में। इसलिए होना ये चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इकोनॉमिक सर्वे बने, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डेटा पूरा कैलकुलेट हो,
और उसमें ना जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर हैं उनको काउंट किया जाए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन रेट वो डिसाइड हो, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही जीवीए कैलकुलेट हो, और फिर देखो उसके हिसाब से पॉलिसीज़ जब बने तो असली जो इनइक्वालिटी है हमारे देश में दूर होगी। अदरवाइज़ तो देखो इसी प्रकार से कुछ जो सेमी अर्बन या फिर रूरल एरियाज़ है ना, वो देश के इकोनॉमिक मैप से ना बिल्कुल गायब होते जाएंगे, क्योंकि वहाँ से लोग उन शहरों में जाएंगे जहाँ पे जॉब्स ज़्यादा हैं, जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं। तो ये सारी बातें राइटर बोलते हैं। फिर ये नॉर्थ ईस्ट वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट तो काफ़ी आ रही है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में सेला टनल, भूपेन हजारिका मार्ग असम में, ब्रिज असम में 11,000 किलोमीटर के हाईवे। लेकिन देखो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से काम चलेगा? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो डेवलप होना चाहिए। इतनी सारी डाइवर्सिटी है, उसको साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमारे देश की यूनिटी में फ्रैक्चर आ जाएंगे। मणिपुर में टेंशन अभी कम नहीं हुई हैं, सरकार ने प्रयास किए हैं, लेकिन अभी नागालैंड में नागाज के साथ में जो फाइनल एग्रीमेंट होना था वो नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ना सरकार को काम करने की आवश्यकता है, तभी नॉर्थ ईस्ट में बढ़िया डेवलपमेंट आएगी जब इंटरनल कोहेसन होगा। फिर ये शुगर बोर्ड वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था कि सीबीएसई जो है, सीबीएसई ने अपने स्कूलों को बोला है कि आप ना एक बोर्ड पे शुगर कंटेंट बताओ, किस फूड में कितना शुगर कंटेंट है। इसका फ़ायदा बहुत होगा, क्योंकि देखो हमारे देश में ना डायबिटीज़ का एक्सप्लोजन देखने को मिल रहा है, और छोटी उम्र में आदतें लग जाती हैं ना, तो वो फिर आगे जाके भी बन जाती हैं। इस वजह से बच्चों में डायबिटीज़ की समस्या ज़्यादा आ रही है। बट ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी तो अवेयरनेस फैलेगी और डायबिटीज़ की समस्या थोड़ी कम होगी। ये क्वेश्चन आपको आज अटैम्प्ट करना है, नॉर्थ ईस्ट से संबंधित 250 वर्ड्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।